गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत है। आइए आज हम अपना पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 15 लेकर के आए हैं और यहाँ तक हम बताएंगे कि आज हमारा जो है पेडागॉजी का ये अंतिम लेक्चर है, जिसके द्वारा हम लोग आपको क्या बताएंगे जो है यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की हम लोग क्या करेंगे जो है चर्चा करेंगे जो है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो टीचिंग हमारी जो है क्या होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो भी प्रशिक्षित के तौर पर जो है बच्चे जाते हैं बीएड करने के लिए या एमएड करने के लिए, उनको माइक्रो टीचिंग का प्लान दिया जाता है जो है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग की जो हमारी प्रक्रिया है जो है ये कब शुरू की गई जो है और कहाँ शुरू की गई, और प्लस हम ये भी देखेंगे कि भारत में माइक्रो टीचिंग की जो है प्रक्रिया कब से शुरू की गई जो है, किसके द्वारा शुरू की गई जो है और कहाँ से शुरू की गई जो है। तो ये फर्स्ट हम लोग माइक्रो टीचिंग का देखते हैं इतिहास जो है, जो हमारा जो है वर्ल्ड के तहत भी है और अपने भारत के तहत भी है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो टीचिंग को आप हिंदी में जानते होंगे सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। इसका अर्थ होता है जो है अर्थ सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। अब इस तरीके से माइक्रो टीचिंग को आप समझ गए कि सूक्ष्म शिक्षण मीन्स छोटे समय में जो है क्या करना जो है शिक्षा देना ही हमारा कहेंगे, कम समय में शिक्षा देना ही हमारा बोला जाता है माइक्रो टीचिंग जो है। हम कहेंगे कम समय में शिक्षा देनी है, कम बच्चों को शिक्षा देनी है और छोटे क्लास रूम के तहत बच्चों को शिक्षा देनी होती है जो है। तो वही हमारी जो है बातें आती है कि माइक्रो टीचिंग मीन्स, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म और टीचिंग मीन्स आप जानते ही हैं जो है कि क्या बोलते हैं शिक्षण या अध्यापन कला जो है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है सूक्ष्म अध्यापन कला दिखाना है जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक सूक्ष्म शिक्षण कौन दिखाता है, तो लाइक दैट नाम आता है कि क्या टीचर दिखाएगा या प्यूपिल टीचर होगा जो है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो टीचर की प्रक्रिया होती है, एक मैच्योर टीचर की बातें आती है, एक प्यूपिल टीचर की बात आती है। तो यहाँ जो प्यूपिल टीचर होता है इसे हम लोग जो शिष्य अध्यापक भी कहते हैं जो है। मीन्स ये हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण है जो है ये शिष्य अध्यापक द्वारा जो है या छात्र अध्यापक द्वारा भी आप बोल सकते हैं जो है किया जाता है जो है। तो यहाँ पर आइए इसका हम लोग देखते हैं जो माइक्रो टीचिंग का इतिहास। माइक्रो टीचिंग का इतिहास। अब देखिए माइक्रो टीचिंग का जो हमारा इतिहास है इसको हम लोग जो है दो रूप में देखेंगे जो है, एक वर्ल्ड के तहत देखेंगे जो है, एक भारत के तहत देखेंगे। हम कहेंगे इसकी शुरुआत इवेन एलन डबारा ने किया। डबारा ने 1963 ईस्वी में यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई। अब इस तरीके से मालूम हो गया कि माइक्रो टीचिंग का इतिहास कहाँ से जुड़ा है। हम कहेंगे यूएसए से जो है, यूएसए से माइक्रो टीचिंग की जो है शुरुआत हुई। ये शुरुआत हमारा यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो है, यहाँ से इसकी प्रक्रिया जो है उत्पन्न हुई है। किसके द्वारा? इवेन एलन डबारा द्वारा। इवेन एलन डबारा ने जो है कब किया था? हम कहेंगे 1963 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की थी जो है। जबकि बातें आती है जो है भारत की जो है, तो यहाँ पर देखिए भारत के तहत हम लोग कहेंगे भारत में डीडी तिवारी द्वारा 1967 ईस्वी में इलाहाबाद से की गई।
अब देखिए भारत की बात यह है कि भारत में जो है माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने की, जो है माइक्रो टीचिंग का जन्मदाता भारत में डीडी तिवारी को कहा जाता है। इन्होंने इसकी शुरुआत कब की, हम कहेंगे सन 1963 ईस्वी में इसकी शुरुआत की, और कहाँ पर की, जो है इलाहाबाद में की थी जो है। अब यहाँ पर देखिए जो है हमारी बातें जो है यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमारा ये इतिहास रहा माइक्रो टीचिंग का जो है। आइए माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स दिखाते हैं, घटक दिखाते हैं कि माइक्रो टीचिंग के कितने घटक होते हैं जो है। देखिए माइक्रो टीचिंग के दो घटक होते हैं जो, यहाँ देखिए माइक्रो टीचिंग के हमारे पास जो है दो घटक हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे जो है पहला प्यूपिल टीचर, जिसे हम लोग जो है प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य अध्यापक। और दूसरे स्टेप में हमारा आता है जो है, जिसे हम लोग कहेंगे जो है स्केल डाउन टीचिंग। स्केल डाउन टीचिंग। अब देखिए स्केल डाउन टीचिंग का अर्थ क्या होता है जो है, अर्थ हम कहेंगे इसका अर्थ 5 से 10 बच्चों की को शिक्षा, 5 से 10 बच्चों को शिक्षा 5 से 10 मिनट की शिक्षा, और हम कहेंगे छोटा क्लासरूम। इस तरीके से हमें मालूम हो गया जो है कि शिष्य अध्यापक द्वारा हम लोग क्या कहेंगे जो है माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया क्या है जो है, हम कहेंगे कि माइक्रो टीचिंग शिष्य अध्यापक द्वारा जो है 5 से 10 बच्चों को 5 से 10 मिनट की शिक्षा देता है, जिसके लिए एक छोटा क्लासरूम की आवश्यकता होती है। मीन्स एक छोटे क्लासरूम में 5 से 10 बच्चों को 5 से 10 मिनट की जो है एक शिष्य अध्यापक द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो टीचिंग जो है। तो इजी बातें हो गई जो है कि शिष्य अध्यापक द्वारा 5 से 10 बच्चों को 5 से 10 मिनट की एक छोटे क्लासरूम में जो शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग का अर्थ आपने समझ लिया होगा। माइक्रो टीचिंग मीन्स होता क्या है जो है, हम कहेंगे शिष्य अध्यापक द्वारा 5 से 10 बच्चों को 5 से 10 मिनट की जो है एक छोटे क्लासरूम में जो शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो टीचिंग जो है। आइए माइक्रो टीचिंग चक्र देखते हैं। माइक्रो टीचिंग चक्र, माइक्रो टीचिंग चक्र। देखिए माइक्रो टीचिंग जो चक्र है हमारा ये चक्र हमारा जो है 6 चरणों में पूर्ण होता है। इसके जो है हम लोग कहेंगे 6 स्टेप होते हैं जो है 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप में ये चक्र हमारा पूर्ण होता है जो है, जिसे हम लोग जो है क्या करते हैं एक सर्किल के रूप में देखते हैं जो है। तो आइए यहाँ पर हम अपना सर्किल देखते हैं जो है। नंबर 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारा चक्र है जो है 1 2 3 4 5 6।
अब देखिए नंबर 1 पर हमारा क्या आता है जो है, इसे भी अभी हम आपको दिखाते हैं नंबर 2 पर और नंबर 3 पर और नंबर 4 पर। देखिए फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है जो है, फर्स्ट स्टेप के तहत हम कहते हैं प्लानिंग। नाम आती है यहाँ पर प्लानिंग। प्लानिंग योजना बनाना, योजना बनाना। सबसे पहले हम लोग को क्या करनी पड़ती है जो है, योजना बनानी पड़ती है जो है। इस योजना के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं जो है, टीचिंग करते हैं जो है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप के तहत हमारा आता है जो है टीचिंग। टीचिंग मीन्स हम कहेंगे शिक्षण कार्य। पहले योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षण कार्य होता है जो है। इसके बाद जो है तीसरे स्टेप में हमारा आता है फीडबैक। फीडबैक फीडबैक जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि। अब देखिए इसी तीनों चक्रों का ही हमारा क्या होगा, रिसाइकिल चलेगी जो है। मीन्स से रिसाइकिल यहाँ से उठेगी हमारा रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक जो है। तो चौथा स्टेप हमारा आता है जो है, हम कहेंगे कि चौथे स्टेप में हमें मिलेगा जो है रीप्लानिंग। रीप्लानिंग पुनः हम लोग कहेंगे इसे हिंदी में पुनः आयोजन। पुनः आयोजन। और इसे हम लोग कहेंगे पुनः शिक्षण। हमारा आएगा पांचवा री टीचिंग। री टीचिंग पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण। और लास्ट में हमारा आता है जो है री फीडबैक। री फीडबैक मीन्स पुनः प्रतिपुष्टि। अब देखिए ये सभी हमारे जो 6 स्टेप यहाँ पर मिले जो है, तो 6 स्टेप के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि पहली प्रक्रिया में हमारा प्लानिंग आती है, दूसरी में टीचिंग आती है, तीसरा में हमारा जो है फीडबैक आता है, और चौथे के तहत हम लोग कहते हैं रीप्लानिंग आती है जो है। फिर पाँचवें के तहत हम लोग लेते हैं जो है अपना पाँचवें तहत हमारा आता है रीटीचिंग, और छठे स्टेप के तहत हमारा आता है जो है री हमारा फीडबैक जो है। और इसके बाद फिर हमारा आ जाता है प्लानिंग। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें जो समय लगता है इसे हम लोग कहते हैं 36 मिनट। 36 मिनट का ही समय लगता है जो है। 36 मिनट के समय को जो हम लोग अगर काउंट्स करें जो है, यहाँ पर देखिए 36 मिनट की बातें होती है। यहाँ पर हम कहेंगे 6 मिनट की टीचिंग माना गया है। 6 मिनट की टीचिंग होगी। फीडबैक भी हमारा 6 मिनट का होगा। लेकिन जो रीप्लानिंग हमारी होती है ये 12 मिनट की होती है। 12 मिनट की होती है। और पुनः शिक्षण हमारा जो है क्या होगा, ये भी 6 मिनट का होता है। और प्रतिपुष्टि भी हमारा जो है 6 मिनट की होती है जो है, 6 मिनट की। अब देखिए हम लोग का मिला 6 6 12 12 24 12 36, कुल मिलाकर के 36 मिनट में हमारा क्या होता है जो है माइक्रो टीचिंग चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होती है जो है। तो इस तरीके से जो है माइक्रो टीचिंग का जो हमारा चक्र है 6 चरणों में पूर्ण होता है। अब प्रथम चक्र के तहत हम लोग कहते हैं कि जब हमें शिक्षण देने जाना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने मीन्स योजना बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षण कार्य के बाद उसका प्रतिपुष्टि आएगा। प्रतिपुष्टि के बाद जो हमें फिर क्या करना पड़ता है, अगर हमारा सिस्टम सही है नहीं है तो हमें क्या करना, पुनः आयोजन करना पड़ेगा। इसके बाद पुनः शिक्षण करने पड़ेंगे और फिर हमें पुनः प्रतिपुष्टि करनी पड़ती है जो है। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो टीचिंग सर्किल है, टोटल टीचिंग सर्किल हमारी 36 मिनट में कंप्लीट होती है जो। कई बार क्वेश्चन आ चुका है जो टेट और सीटेट में कि टीचिंग सर्किल हमारी जो है कितने चक्रों में पूर्ण होती है, तो आप कहेंगे 6 चक्र में पूर्ण होती है। और सभी का समय काल दिया गया है जो है कि कौन कितने समय का होता है। अब आइए अगला हम स्टेप दिखाते हैं जो है माइक्रो टीचिंग के प्रकार।
माइक्रो टीचिंग के प्रकार। अब देखिए माइक्रो टीचिंग के प्रकार हम लोग को देखना है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एक नहीं जो है कई जो है राइटर हैं जो है जिन्होंने माइक्रो टीचिंग के प्रकार को बताया है जो है। और जो हमारा जो लेटेस्ट है उसे हम लोग कहेंगे एनसीईआरटी जो है। एनसीईआरटी ने माइक्रो टीचिंग को बताया कि माइक्रो टीचिंग 19 प्रकार की होती है जो है। ठीक, हम लोग कहें सूक्ष्म शिक्षण जो है हमारा क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण जो है 19 स्टेपों में पूर्ण होता है जो है, मीन्स इसके 19 प्रकार होते हैं जो है। तो इस तरीके से आइए हम लोग जो पहला देखते हैं जो है एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण 19 प्रकार का होता है, 19 प्रकार का होता है। इसके बाद जो है हम लोग की जो प्रक्रियाएं जो आएगी जो है वो उसे भी हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हम लोग को क्या करना है जो है एनसीईआरटी के तहत अपना देखना है जो है माइक्रो टीचिंग जो है। तो पहला स्टेप यहाँ पर हमारा जो आता है जो है उद्देश्यात्मक उद्देश्य मीन्स हम कहेंगे जो है कि उद्देश्यात्मक उद्देश्य सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम जो प्रकार होता है जो है इसे हम लोग कहेंगे उद्देश्यात्मक उद्देश्य। अभी हम लोग ने उद्देश्यात्मक उद्देश्य में देखा, ये पहला हमारा प्रकार है जो है। इसके तहत हम लोग कहेंगे जो है कि उद्देश्यात्मक हमारा उद्देश्य माइक्रो टीचिंग मीन्स शिक्षण का हमारा जो उद्देश्य है उद्देश्यात्मक उद्देश्य होना चाहिए जो है। मीन्स जो भी हमारा शिक्षण होना चाहिए वो संज्ञानात्मक भाव से होना चाहिए, संज्ञानात्मक, ये संज्ञानात्मक होना चाहिए। दूसरा भावात्मक होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए। और तीसरे के तहत हम कहेंगे मनोगत्यात्मक होना चाहिए, मनोगत्यात्मक। ये हमारा उद्देश्यात्मक उद्देश्य है जो है कि हमें जो है जो टीचिंग करनी है जो है वो ब्रेन के प्रोसेस से, हार्ट के प्रोसेस से और हैंड के प्रोसेस से। मीन्स ये बातें हमारा संज्ञानात्मक जो है बातें आती है हमारे हेड से और यहाँ पर हार्ट से और ये हमारा हैंड से। अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी थियरी में आपने देखा होगा यही चीज़ें वहाँ पर थी जो है कि हमारा क्या था जो है वहाँ पर हमारा जो कॉग्निटिव्स था, अफेक्टिव था और साइकोमोटर था जो है। तो वही चीज़ें हमारा हम कहेंगे उद्देश्यात्मक उद्देश्य के तहत जो है मीन्स हेड, हार्ट और हैंड के प्रोसेस से हमें क्या करना चाहिए जो है शिक्षण का कार्य करना चाहिए जो है। आइए दूसरा इसका प्रकार हम आपको दिखाते हैं जो है सेकेंड, जिसे हम लोग कहेंगे जो है विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु का संगठन मीन्स जो भी हमारे कंटेंट हो उस कंटेंटों का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा सिलेबस पर या हम कहेंगे पाठ्यचर्या पर आधारित होना चाहिए। या तो सिलेबस पर आधारित हो या पाठ्यचर्या पर आधारित हो। क्योंकि देखो सिलेबस की बातें हम लोग कहते हैं जो है कि इसका जो है कोई निश्चित समय नहीं होता। सिलेबस 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का होता है। लेकिन जो पाठ्यचर्या का प्रक्रिया होती है वो एनुअल होती है, जो वो 1 साल की होती है। तो इस तरीके से विषय वस्तु का हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि वो हमारा सिलेबस आधारित है या क्यूरिकुलम आधारित है जो है। आइए तीसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है तीसरा स्टेप इसका हम लोग का मिलेगा जो है उद्देश्यात्मक लेसन का सेट क्रिएट करना। उद्देश्यात्मक लेसन का सेट क्रिएट करना, सेट क्रिएट करना। देखिए उद्देश्यात्मक उद्देश्य
के तहत आपका आया उद्देश्यात्मक लेसन आया जो है, मीन्स जो भी हमारा लेसन है या जो भी हमारा पाठ है उस पाठ का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को जो है देखते हुए हमें क्या करना है, जो उसका एक क्रम, उसका एक सेट, हम कहेंगे उसका एक क्रम हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। क्रिएट्स मीन्स तैयार किया जाता है जो है, क्रिएट्स करने के बाद ही बच्चों को शिक्षा हमको देनी चाहिए जो है। आइए चौथे स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है, इसका चौथा स्टेप जो है हम कहेंगे जो है पाठ की प्रस्तावना। पाठ की प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना सभी लोग जानते ही होंगे कि जो भी हमारा लेसन होता है उस लेसन का हमारा क्या होता है जो है, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन होता है जो है प्रस्तावना। एट फर्स्ट हमें लेसन का क्या देना चाहिए जो है, इंट्रोडक्शन देना चाहिए, प्रस्तावना देना चाहिए जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग पांचवा देखते हैं जो है, क्लास एवं प्रश्न की संरचना। क्लास एवं पाठ की संरचना। अब देखिए क्लासरूम और लेसन मीन्स हम कहे क्लासरूम और लेसन की हमारी संरचना बेहतरीन होनी चाहिए। ये हमारा क्लासरूम और लेसन क्लासरूम और लेसन के हमारे जो स्ट्रक्चर है जो है वो हमारा एक बेहतरीन होना चाहिए। मीन्स हम कहेंगे एक बेहतरीन क्लासरूम का वातावरण होना चाहिए। और जो हमारा लेसन होना चाहिए वो लेसन भी ऐसे हमें अरेंज करना है, ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से उसको जो है रखना है जो है, जिससे बच्चे को जो उबन न हो, बच्चा इजली ढंग से जो है उस लेसन को जो है समझ सके जो है। इस तरीके से आइए छठा स्टेप आपको हम दिखाते हैं जो है। छठा इसका जो प्रोसेस होता है जो है, उद्धरण वितरण और उनका वितरण। उद्धरण वितरण और उनका एवं उनका स्थानांतरण। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, हम कहें शिक्षा का उद्धरण वितरण जो है और उनका स्थानांतरण। मीन्स जो भी शिक्षा दी जा रही है जो उस शिक्षा का जो है जो दिया गया उससे बच्चे का क्या फ्यूचर अच्छा होगा नहीं होगा उसे भी हमें ध्यान देना है जो है। मीन्स जो भी शिक्षा वितरित की जा रही है, बच्चों को दी जा रही है, इनसे इनका जो है क्या मनोवैज्ञानिक या शारीरिक दोनों डेवलपमेंट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम कहेंगे उनका स्थानांतरण, क्या उनके द्वारा जो है क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ये छठा स्टेप बनाया गया है जो है। सातवें के तहत हम लोग देखते हैं प्रतिक्रिया व्यवस्थापन। प्रतिक्रिया व्यवस्थापन। अब देखिए रिस्पांस अरेंजमेंट जो है, मीन्स जैसा रिस्पांस आता है जो है बच्चों में जो है अपने पढ़ाई के प्रति जो है, उस रिस्पांस के आधार पर जो है क्या करना चाहिए जो है मैनेजमेंट बनाना चाहिए जो है, जिससे कि उनका अच्छे से जो है क्या हो सके, विकास हो सके जो है। इस तरीके से आठवां हम लोग देखते हैं जो है, आठवें स्टेप में आता है जो है समझना जो है, एक्सप्लेनिंग, समझाना। अब देखिए आठवां कितना इजीली है, एक्सप्लेन करना जो है। एक्सप्लेनिंग मीन्स बच्चे को जो भी चीज़ें आपको पढ़ाना है जो है उस सभी चीज़ें आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, एक्सप्लेन करके पढ़ाना चाहिए। अच्छे से जो है विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करके, मीन्स जो भी लेसन है उस लेसन को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके जो है बच्चे को जो है विधिवत पढ़ाना चाहिए। मीन्स समझा करके बच्चे को जो है पढ़ाना चाहिए जो है। आइए नौवां स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है, इसका नौवें स्टेप में कहा गया है जो है चित्रों के साथ
पढ़ाना चाहिए। देखिए ऐड की टीचिंग ऐड बोला जाता है। टीचिंग ऐड से शिक्षण सामग्री जो है हमारे पास जो क्या होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है शिक्षण सामग्री टीचिंग ऐड होना चाहिए जो है, जिसके द्वारा बच्चा चित्र को देख करके आसानी से जो है क्या करेगा, सीख जाएगा, समझ जाएगा। तो इस तरीके से चित्रों के माध्यम से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं जो है तो उसका अधिगम बेहतरीन होगा जो है। आइए 10वें स्टेप में हम आपको दिखाते हैं। 10वां स्टेप एनसीईआरटी ने क्या बोला है जो है, उसने बोला शिक्षण सामग्री का उपयोग, शिक्षण सामग्री का उपयोग। अब देखिए बच्चे को जो है शिक्षण सामग्री के बिना जो है नहीं पढ़ाना चाहिए। मीन जो भी शिक्षण सामग्रियां हो इस शिक्षण सामग्री के द्वारा बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए। इसके द्वारा बच्चों का अधिगम जो है हम कहेंगे जो है अच्छा होता है जो है। तो इस तरीके से जो है हम कहेंगे कि एक चीज़ यहाँ पर आती है, शिक्षण सामग्री के उपयोग के तहत नाम आता है एक बाला का, BALA बाला। अब यहाँ पर देखिए बाला का सिस्टम क्या होता है जो है, हम लोग ने देखा है जो है कि जो भी प्राथमिक स्कूल हैं या उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उन स्कूलों पर जो है क्या होते हैं, चित्र बने होते हैं जो है। उस चित्रों के माध्यम से जो है बच्चे क्या करते हैं जो है सीखते हैं। और चित्र ही नहीं जो है हम कहेंगे कि उनका जो है लेटर भी लिखा रहता है जो है, इंग्लिश भी लिखी रहती है, ABCD भी लिखा रहता है और क ख भी लिखा रहता है, गिनती पहाड़ा सभी उस पर जो है वहां पर दीवालों पर लिखा रहता है जो है। दीवार मीन्स बी मीन्स होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग। ए मीन्स होता है ऐड, मीन्स हम कहेंगे सामग्री। IL मीन्स होता है लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। अफेक्ट। अब देखिए ये है बाला, मीन्स हम कहेंगे जो है स्कूल की बिल्डिंगों पर जो है क्या हुआ जो है शिक्षण के सामग्री जो है, मीन्स ये टोटल चीजें बाला की हमारी जो आती है हम कहेंगे स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग पर लिखावट एवं चित्र, लिखावट एवं चित्र। ये लिखावट स्कूल की बिल्डिंग पर लिखावट और चित्र ही जो है नाम लिया गया है जो है बाला। आइए इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं जो है 10वां कि भाई 11वां अपना शिक्षण कौशल। एनसीईआरटी ने 11वें स्टेप में जो है शिक्षण कौशल को क्या बताया है जो है, तो यहाँ पर देखिए उसने बताया जो है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल मीन्स एक ऐसा आप में स्किल होना चाहिए जो है जिसके द्वारा आप उद्दीपन को क्या कर सकें जो है बदल बदल करके जो है परिवर्तित करके जो है उद्दीपन में जो है परिवर्तन ला करके जो है बच्चे को शिक्षा दे सकें जो है। इस तरीके से आइए आपको हम दिखाते हैं जो है कि एनसीईआरटी ने 12वें जो है स्किल में क्या बताया है जो उसने बताया प्लेसिंग द लेसन जो है मीन्स पाठ को पेशिंग करना, पेशिंग, पाठ को पेशिंग करना। देखो पेश मीन्स हम कहेंगे जो है कि एक तरीके से जो भी लेसन होगा उस लेसन को हम लोग क्या करेंगे जो है शॉर्ट करेंगे, संक्षिप्त करेंगे, सरल करेंगे जो है। इस तरीके से लेसन को इजी बनाना ही हमारा क्या है जो पाठ को पेशिंग करना जो है। मीन्स सभी शिक्षक में जो है यह गुण होना चाहिए कि जो भी लेसन है उस लेसन को जो है शिक्षक क्या करे आसान बना करके बच्चों को जो है दे। आइए इसके बाद हम लोग 13वां शिक्षण देखते हैं जो है प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन जो है मीन्स शिक्षक को छात्रों को प्रमोट करना,
मीन्स जो भी शिष्य शिक्षक हैं जो है उनको चाहिए कि जो भी छात्र वहाँ पर हैं जो है उन छात्रों को उनको जो है प्रमोट करते रहना चाहिए जो है। मीन्स तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ये जो है ये सभी चीज़ें जो है टीचिंग कौशल के अंतर्गत जो है आती हैं जो है। आइए 14वां ये यहाँ पर स्किल देखते हैं जो है। यहाँ पर बोला गया है जो श्यामपट्ट का प्रयोग जो है हम कहेंगे ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। देखिए बच्चों को पढ़ाते समय सदैव ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए जो है। इस ब्लैक बोर्ड की प्रक्रिया के तहत बच्चों को जो है सिखाने से जो है उनके सामने जो है हम कहेंगे जो है कि दो तरीके की चीज़ें होगी जो है। एक प्रोसेस उसका जो है हम कहेंगे वो देख करके भी समझ जाएगा पढ़ेगा और साउंड द्वारा आवाज़ द्वारा सुनकर भी। मीन्स दृश्य और श्रव्य की प्रक्रियाएं दोनों उसको अधिगम के लिए जो है लग जाएंगी, जिससे उसका अच्छा अधिगम होगा जो है। यही बोला गया कि दृश्य और श्रव्य के द्वारा जो है इसके द्वारा 50% अधिगम होता है। अधिगम दृश्य और श्रव्य के द्वारा ब्लैक बोर्ड की प्रक्रिया हमारी दृश्य की होती है, दृश्य की, और शिक्षक बोलता रहता है तो वहाँ पर हमारी श्रव्य की बातें होती है, दृश्य श्रव्य की सुनने की जो है। ठीक है, 50% अधिगम होता है जो है। आइए 15वां स्टेप में आपको हम दिखाते हैं जो है। यहाँ पर बोला गया है जो है अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन जो है। मीन्स पाठ को संक्षिप्त बनाना, संक्षिप्त बनाना। मीन्स जो भी लेसन है उसको हमें क्या कर देना है जो उसको संक्षिप्त करके जो है मीन्स छोटे रूप में ला करके बच्चों को बताना है जो है। इसके साथ ही हम लोग कहें कार्य करके दिखाना। मीन्स बच्चे को पढ़ाते समय जो है उसको जो भी समस्या उस समस्या का जो है समाधान बच्चों के सामने जो है करके दिखाने से जो है उसका अधिगम अच्छा। केवल मौखिक तरीके से बता देने से उसका अधिगम अच्छा नहीं होगा, उसे हमें करके दिखाना चाहिए जो है। आइए 17वां स्टेप के तहत आपको हम दिखाते हैं। देखिए 17वां स्टेप हमारा है जो शिष्य प्रगति का मूल्यांकन। शिष्य प्रगति का मूल्यांकन। अब हम लोग स्किल के अपने लास्ट चरण की तरफ बढ़ रहे हैं जो है। यहाँ पर 17वां स्किल इसका ही दिखाता है कि शिष्य प्रगति का मूल्यांकन। मीन्स लड़के का परीक्षण करना चाहिए जो है, एग्जाम लेना चाहिए जो है। मीन्स लड़के का जो है प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए उसका टेस्टिंग करना जरूरी होता है जो है। आइए 18वां कौशल दिखाते हैं आपको। हम लोग कहेंगे मीन्स पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन एवं अध्यापन। हम कहेंगे जो भी उसका जो है आपने टेस्टिंग किया है उस टेस्टिंग के लिए जो है हम कहेंगे उसका दोबारा टेस्टिंग करना चाहिए जो है, क्योंकि कई परिस्थितियां होती हैं जो उसके अधिगम या उसके जो है मार्क्स को प्रभावित कर सकती हैं जो है। इसलिए हम लोग को जो उसका क्या करना चाहिए, एक मूल्यांकन के तहत उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, उसका दोबारा मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ घट जाती हैं, जैसे तबीयत खराब हो जाना जो है या रास्ते में डिस्टर्ब हो जाना जो है, इसके वजह से भी वो क्या करता है जो अपने टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं पाता जो है। तो इसलिए उसका पुनः मूल्यांकन करना चाहिए जो है, और फिर उसमें अगर जो है कमी आती है तो उसका अध्यापन कराना चाहिए जो है। तो इस तरीके से लाइए अब 19वां हमारा जो है NCERT के अनुसार ये हमारा लास्ट जो है कौशल होगा जो है, जिसे हम लोग कहेंगे जो है क्लास की व्यवस्था। क्लास की व्यवस्था। हम कहें क्लास की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सुसंगत होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए। हम कहें क्लास की जो व्यवस्था होनी चाहिए समावेशित होनी चाहिए, समावेशित
समावेशित होनी चाहिए। मीन्स किसी भी तरीके का जो है क्लास में जो है हमारा व्यवधान नहीं होने चाहिए, जो है हम कहेंगे एक बेहतरीन वातावरण होना चाहिए, जो है हम कहेंगे बेहतरीन वातावरण होना चाहिए। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के अनुसार हमने आपको दिखाया जो है कि जी माइक्रो टीचिंग के कुल मिला करके 19 स्किल होते हैं जो है। इसके अलावा आइए हम आपको दिखाते हैं जो है जो हमारे जो है ऐतिहासिक माइक्रो टीचिंग के जो है हमारे कौशल हैं जो है उनके अनुसार जो है देखते हैं कि हमारी कितनी प्रकार की होती है जो है। लाइक दैट आपको मालूम है कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने की थी जो है, एलन ने की थी जो है। तो उसके अनुसार हम लोग देखते हैं जो है एलन के अनुसार कुल मिलाकर के 14 माइक्रो टीचिंग होती हैं जो है। कुल माइक्रो टीचिंग जो हमारा माइक्रो टीचिंग जो स्किल है जो है 14 माइक्रो टीचिंग स्किल होती है। देखिए जो हम कहेंगे माइक्रो टीचिंग का जो जन्मदाता है जो है उसके अनुसार माइक्रो टीचिंग के कुल 14 स्किल होती है जो है। जबकि हम अगला बोलेंगे जो है कि बी के पाशी के अनुसार भी हमारा जो सेम प्रक्रिया होती है। मीन्स 14 माइक्रो टीचिंग स्किल होती है, 14 माइक्रो टीचिंग स्किल होती है। मीन्स आपको मालूम हो गया कि एलन के अनुसार भी हमारा जो है 14 माइक्रो टीचिंग स्किल होती है और बी के पाशी के अनुसार भी 14 माइक्रो टीचिंग स्किल होती है, परंतु एनसीईआरटी के अनुसार कुल 19 माइक्रो टीचिंग स्किल होती है जो है। इस तरीके से आज का हमारा जो है ये लेक्चर समाप्त हुआ। इस लेक्चर के साथ ही हमारा पेडागॉजी का जो है पूरा लेक्चर समाप्त हो गया। अब अगले क्लास के लिए जो है हम आपको नेट फर्स्ट पेपर की क्लास लेकर के आएंगे जो है। उसके लिए 2 से 3 दिन बाद हमारा जो है नेट फर्स्ट पेपर की कक्षा प्रारंभ होगी।